यस मैम। सर मेरा ये सवाल है कि जब हम ये गायनिक गायनिक जी है तो ये कि अगर हम लोग कंसीव करते हैं तो उसके बाद तो वन वन या 1 मंथ 1.5 महीने के बाद मिसकरेज होने के चांसेस क्यों होते हैं? बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं तो उनको मिसकैरेज हो जाता है, तो होने की वजह क्या होती है? यस डॉक्टर, ऐसा आप बता सकती है, नहीं तो तब तक जब तक मेरे को वीडियो पे नहीं दिखती वो। सो प्रेरणा, यू कैन आंसर ऑल्सो। यस डॉक्टर, ऐसा भी है अवेलेबल। यस बताइए मैम। मिसकैरेज में अगर अर्ली मंथ्स में हो रहा है, जैसे कि 1-1.5 महीने में, 6 to 8 वीक्स के, मतलब 12 वीक्स से पहले, सो उसका बेसिकली रीजन 2-3 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर आता है कि बेबी ही अच्छा नहीं बना है, जेनेटिकली ही वो कुछ भी ऐसा है कि उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे ग्रो कर पाए। तो देन वो अपने आप अबॉर्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग आता है अपना यूट्रस का बहुत ही उसमें रोल रहता है। तो अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्शन है, जैसे हमने पहले बात किया कि अगर प्रॉपरली आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन या अपने वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वो फिर अंदर की जगह पे रह जाता है, तो उससे ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है बेबीज को। सो उसकी वजह से वो अबॉर्ट हो जाता है। थर्ड थिंग आता है मैटरनल न्यूट्रिशन, जैसे कि उसमें फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम D3, ये तीन चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो B12, सो उसका अगर आपको ऐसा बार बार हो रहा है, देन इन्फेक्शन का टेस्टिंग जरूरी है सबसे पहले। सेकेंड, ये विटामिन टेस्टिंग कराओ, आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड आपको कराना चाहिए उसके लिए। उसमें जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको करेक्ट करना चाहिए। मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन हमने जब देखा है तो वही दो होता है। अगर रैंडमली ही उसको करेक्ट करके फिर 3 महीने का कोर्स देके अगर कंसीव हो जा रही है, तो 90% पेशेंट में कभी भी वापस अबॉर्शन नहीं होते हैं। और एक बहुत रेयरली एक फैक्टर आता है जिसमें मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड मैच नहीं कर पाता है। मदर का जो ब्लड है वो उसको, मतलब जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो वो भी एक फॉरेन बॉडी है जो आपके अंदर ग्रो कर रही है। सो हमारे बॉडी की वैसे भी एक टेंडेंसी रहती है कि जो भी फॉरेन चीज है उसको बाहर निकालो। लेकिन प्रेगनेंसी क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस दौरान ऐसे चेंजेस होते हैं कि जिसकी वजह से वो, चाहे वो फॉरेन बॉडी है, लेकिन वो आपको अवॉइड, वो उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट करके रखती है पूरे 9 महीने तक। लेकिन वो मैकेनिज्म ऑल्टर हो जाती है कभी, उसमें हम एप्ला सिंड्रोम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। सो वो बहुत ही रेयर फैक्टर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वुड बी न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। वो दो चीजों को करेक्ट करने से डेफिनेटली 90% पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो थ्रू आउट फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2 बार मिसकैरेज उसी हिसाब से हो गया। हर टाइम फर्स्ट डे से लेके एंड तक मेडिसिन के ऊपर रहा है, तो बच्चे को मिस वो उसको कंसीव उसका सही तरीके से हो गया। तो क्या अगर दूसरी बार उसे करेंगे तो सेम प्रॉब्लम होगा या फिर अभी कुछ इश्यू नहीं हो सकता? मैम वॉइस वॉइस हम्म। ओके। हो रहा है। यस, मैं अभी अभी और बोलिए। आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि एक बार मिसकैरेज हुआ है तो दोबारा होगा कि नहीं, वही ना? 2 बार मिसकैरेज हो गया, फिर थर्ड टाइम कंसीव करने के बाद फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक 9 मंथ तक मेडिसिन के ऊपर रहे, तो बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। बट अभी क्या नहीं, मेडिसिन मेडिसिन अगर उनके रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीजें आई है कि जिसमें डॉक्टर को लग रहा है, जो कंसल्ट कर रहे हैं उनको, कि नहीं इनको थ्रू आउट 9 मंथ कुछ कुछ चीजें देना जरूरी है, तो वो एडवाइजेबल है जो उनकी एडवाइस फॉलो करना, उसमें कुछ हार्म नहीं है। ना मदर को ना बेबी को, जो भी होगा फायदा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। आप बेफिक्र होकर नेक्स्ट टाइम प्लान कर सकते हो, शायद उस बार उतना हैवी ट्रीटमेंट का जरूरत ना भी पड़े, ऐसा नहीं है। सो डरना नहीं है। मिसकैरेज यस, एक दो या बार हुआ है तो तीसरी बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल से। लेकिन विथ प्रॉपर कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल राइट नाउ, कि बहुत ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, हो जाएगा उनका। ओके, थैंक यू। नेहा जी। एक एक एडिशनल टिप देना चाहता हूँ।
ऐसे केसेस में 2 बार मिस कैरेज तीसरी बार में हो गया है, तो चौथी बार प्लान करें तो डॉक्टर वही रखे, बदले नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री जानता है ना। तो वो उसको सब कुछ पता है कि 2 बार 3 बार फिर बार बार डॉक्टर के ट्रायल मत करिए उस टाइम पे। प्रेरणा जी कुछ एड ऑन कर सकते हैं आप? ओके, सफिशियंट है। यस पिंकी मैम, आपका कोई सवाल? यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज का जो ये सेशन था, बहुत मजा आया और बहुत इंफॉर्मेटिव आज टॉक हुई, और इसमें आई थिंक सो सबको बहुत इंफॉर्मेशन होगी। मेरा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा आज अ, बहुत कम उम्र की लड़कियों को पीसीओडी एंड पीसीओएस जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे डॉक्टर आयशा जरा आप बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है? एक्चुअली पीसीओएस और पीसीओडी, पीसीओएस मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो यस। वो पूरा एक सिंड्रोम है जिसमें कि अकेला ये नहीं है कि ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है, आपको मेंसेस में कुछ, उसके साथ साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो पूरा उसको एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन अभी यस डेफिनेटली हम भी देख रहे हैं कि एडोलेसेंट गर्ल में बहुत सारे यस। ये डिटेक्शन आ रहे हैं। सो मेजर फैक्टर पीसीओएस बेसिकली ऐसा है कि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और वो लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे बोल सकते हैं हम, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। सो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, वो ही एक बहुत मेजर रीजन है इसके रिलेटेड। और दूसरा ये है कि अभी टेक्निक बहुत एडवांस आ गई है, तो हम इजिली डिटेक्ट कर पा रहे हैं केसेस को। पहले क्या होता था कि इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि यंग गर्ल्स तो पहले उतने चेकअप के लिए भी नहीं आते थे लड़कियां, कि उनको भी ऐसा लग रहा था कि नहीं गायनेक के पास क्यों जाना है। तो अभी डिटेक्शन रेट भी बढ़ गया, इसलिए परसेंटेज भी ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल यस, बिकॉज ऑफ एंड आई एम टेलिंग यू 110% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेरे लगभग 90% पेशेंट्स में ओनली एंड ओनली विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ऑफ कोर्स विथ ट्रीटमेंट मेडिसिन तो चल ही रहे हैं, लेकिन 50-50 रोल है दोनों का। तो डेफिनेटली अगर किसी को है भी, सो उसका फियर रखने का जरूरत नहीं है। इट इज 110% क्योरेबल है वो, और बहुत माइनर चेंजेस से ही वो ठीक हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग रहता है। और छोटे जो गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, तो ओवरीज पहले से ही थोड़ी ऐसी ही होती है अपनी, कि जिसमें सिस्टिक होती है, थोड़ी पॉलिसिस्टिक ही होती है। विथ एज एडवांस वो अपने आप वो नॉर्मल स्वरूप में आ जाती है धीरे धीरे। लेकिन किस वजह से वो प्रोलॉन्ग रहता है कि उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया है। तो अगर उसी टाइम पे हम वही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो वही जो डेवलपमेंट उसका नॉर्मली आगे उसमें बदलाव आना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए बॉडी के हिसाब से नॉर्मली, वो उसमें वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सो एडोलेसेंट गर्ल्स में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें तो लाइफस्टाइल चेंजेस से ही वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ज्यादा मेडिसिन का भी जरूरत नहीं पड़ता है। सो वो इसका बहुत ज्यादा फियर लोगों में आ गया है। अभी मैं भी यस। अपने पेशेंट को यही करती हूँ कि उसको बस स्टैम्प मत कर दो कि मुझे बस यही है पीसीओएस, इसलिए मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, मेरा ईबीपी आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी। सो ठीक है प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन भी है। क्या ये न्यूट्रेंट इसमें कितना रोल करते हैं मैम? बहुत ज्यादा रोल करते हैं न्यूट्रिएंट। मैं स्पेसिफिकली जैसे मैंने बोला कि विटामिन D3 और फॉलिक एसिड और B12 का बहुत ही ज्यादा रोल है, और तीनों की डेफिशिएंसी होती है आजकल सब में। सो उसका सप्लीमेंट हम, ऐसा है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हम लोग, हमको ऐसा लगता है हम जो खा रहे हैं उसमें सब मिल रहा है हमको, लेकिन ऐसा नहीं है। एट द पॉइंट कभी ना कभी तो आपको सप्लीमेंट डेली बेसिस पे कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो लेने से ही वो सही होता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है ही उसका एक रीजन। सो वो भी, और डाइट में भी थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़ा वर्कआउट भी करना पड़ता है, उन सब थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन से बहुत ही उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। यस। एक यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं, और मैं एक सबके लिए एक सबकी ओर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है, वैसे वो अपना यूट्रस का ऐसा डेली रूटीन क्या सेट करे जो अपने यूट्रस को वो रेगुलेट कर पाए और हेल्दी रख पाए?
यस, उसके लिए मुझे योगा टीचर है वो भी बता सकते हैं, प्रेरणा जी भी बता सकते हैं, कोई भी जो हमें, आप तीनों मिलके कैसा छोटा छोटा एक सेंटेंस बताइए जिससे हम उसको रेगुलर बेस पर करें तो हेल्दी रहे हमारा यूट्रस। यस मैम, आयशा जी शुरुआत करिए आप। मेरे हिसाब से तो जैसे एज एडवांस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सबको ही स्टार्ट कर देना चाहिए कंसल्टेशन के बाद। सो वो एक बेसिक नीड है, क्योंकि और खुद का ध्यान रखो। और ज्यादातर हम लोग जैसे एज बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह ऐसा लगता है कि अब हमको क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मसल लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर 30-35। सो वर्कआउट एंड प्रॉपर डाइट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड सप्लीमेंट, दिस आर द टू की पॉइंट फ्रॉम माय साइड। एंड ऑफ कोर्स योगा, एक्सरसाइज में योगा का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो योगा तो आप घर पे ही स्ट्रेचिंग वगैरह, उससे लगता है कि वो छोटी चीज है, लेकिन डेली बेसिस पे करने से बहुत सारे पेशेंट्स को और मतलब कि नॉर्मली ही फीमेल्स को बहुत फायदा हो रहा है उससे। सो आई रिकमेंडेड डेली कुछ ना कुछ आप एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट वॉक करो 10,000 स्टेप्स तक, 8,000 आप कुछ करो, जिससे कि आपका जॉइंट्स में भी मोबिलिटी रहेगा, लुब्रिकेशन रहेगा। सो ओवरऑल अगर विसरल फैट आपका नॉर्मलाइज रहता है, सो ये यूट्रस में भी दीवार उसका जाड़ी होना, एंडोमेट्रियम थिक होना, फाइब्रॉइड होना, वो सब के चांसेस 70-80% कम हो जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। और प्रेरणा जी आप बताएंगे एक छोटा टिप्स आयुर्वेद के अंदर। यस मैम, एक्चुअली प्रेरणा जी मैम एक ने मिनट। प्रेरणा जी से आज दोपहर में मेरी बात हुई थी। सी इज लविंग विद द सब्जेक्ट ऑफ पीसीओडी पीसीओएस। उसके बारे में थोड़ा इनपुट दे दो और ये यूट्रस के बारे में बताइए। यस। नहीं, एक्चुअली आयशा मैम ने बताया, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन चीजें हैं, इन्हें हमारे जीवन के उपस्तंभ बोले हैं, जिनके ऊपर ही हमारा लाइफ स्टाइल चलेगा। फिर वो डिसीजेस हमारे रिप्रोडक्टिव हो, मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो या कोई भी बॉडी ऑर्गन्स के डिसीजेस हो, हम ऐसे ऐसा आहार ले जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, मतलब हमारे बॉडी के लिए सूटेबल हो, ना ही एक्सेसिव हो ना ही बहुत कम हो। अगर वो हमें किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं मिल रहे, अभी आज क्या करेगी, खाना ही ऐसा हो गया है कि वी आर नॉट एबल टू गेट नेचुरली देम, तो फिर हमें सप्लीमेंट्स की हेल्प से उन डेफिशिएंसीज को पूरा करना है। बट कंप्लीट फूड के कोटा को जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना देना है। द सेकेंड थिंग इज स्लीप। ये जो हमारे साइकेट्रिस्ट सर ने भी हमें स्लीप साइकिल कैसे मैनेज करना है वो भी बताया, और योग, प्राणायाम, वो एवरीथिंग कम, ये सारे साइंसेस मिलके यही चीज पे आते हैं कि हमारा स्लीप साइकिल, हमारा फूड साइकिल वो अच्छा हो। और ये दोनों के साथ साथ जैसे मैम ने बोला कि किसी भी तरह का एक्सरसाइजिंग जरूरी, या तो हम योग करें या आसन प्रैक्टिस करें या फिर वॉकिंग करें, जॉगिंग करें या जिम करें, अल्टीमेटली द थिंग इज कि हमें कोई ना कोई व्यायाम में we have to indulge ourselves। तो यही तीन चीजें हैं जो मैम ने एग्जैक्टली बताई। सो एंड यस, पीसीओएस के बारे में कि पीसीओएस डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ओवरी में सिस्ट होना ही पीसीओएस है। पीसीओएस इटसेल्फ वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस भी है कि अगर लैब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हो रहे फिर भी वी आर सफरिंग विद द सिम्टम्स कि हमारा साइकिल्स इरेगुलर है बट हमारे लैब्स नॉर्मल है, देन ऑल्सो वी आर सफरिंग विद पीसीओएस। मतलब हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारा साइकिक बैलेंस भी जरूरी है और हमारा फिजिकल बैलेंस भी जरूरी है। और ये सब बैलेंस, ये दोनों बैलेंस तभी होगा जब अच्छा फूड लेंगे, अच्छी नींद लेंगे और किसी प्रकार का व्यायाम करें। So the thing comes around these three things only. थैंक यू सो मच पिंकी मैडम, माइंड में ये होना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ मैनेजेबल है। ये कोई बहुत बड़ा न रावण है न कंस है। ये सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ये ऐसा हो जाए ना, आप बोले यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो हमेशा डिसीज को इसी तरह से देता हूँ। जब कोरोना लोगों को हुआ था तो लोग बोल रहे, अभी जो डॉक्टर आके साइकियाट्रिस्ट गए, वो मैं
सूरत स्विमेर हॉस्पिटल में ऐसा जी गया था, पूरा दिन रुका था। पेशेंट को उठा उठा के ट्रांसफर किए थे मैंने वहां पे। तो बोलते मामा आपको इतना दिन थोड़ा वो रहना चाहिए, आइसोलेट ये होना चाहिए, लैब टेस्ट करवाना है। बोला ठीक है, मैं अब खुद लेबोरेटरी में काम कर चुका हूँ। तो मैंने क्या बोला, पहली बार जब कोरोना आया था, पर कोरोना इस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तू आजा अंदर, जस्ट मेरी बॉडी में एंटर कर जा, तो मेरी इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाएगी, हम दोनों फाइट करेंगे, तू हार जाएगा मैं जीत जाऊंगा। बस मैंने अपनी बॉडी को यही कमांड दिया था, दोनों बार। तो एक अलग से एनर्जी क्रिएट होती है। हम, मैं ये नहीं बोलता हूँ उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो कई सारी मेडिसिन, कई सारे रिसर्च, कई सारे डॉक्टर से भी बहुत आगे जाती है, और ये फ्री में मिलता है। वाई यू नॉट बी कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट हमें सब लोगों को रहना ही चाहिए। यस, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी प्रिया जी का। प्रिया जी प्लीज, दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड दिस ओवर। यस सर। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत कम एज में आज गर्ल्स को देखा जाए तो यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज का इशू हो रहा है। ऐसे मेरे पास भी केसेस आए थे, जो कि 14 इयर्स की गर्ल है और उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका रीजन जानना है कि क्यों, मतलब बहुत कम एज में ऐसा हो रहा है आज। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। यस मैम, यस यस, आ रही है आवाज आपकी। हाँ। सो गर्ल्स में वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली हमारे हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन साइक्लिकली चेंज होते हैं, उससे नॉर्मली डिस्चार्ज होता ही है। नॉर्मल वजाइना कभी ड्राई नहीं रहती है, उसमें भी गर्ल्स में भी वो कॉमन है। अगर हमको चेकअप करवा के रूल आउट करना है वेदर इट इज नॉर्मल डिस्चार्ज है या फिर कुछ एबनॉर्मल है, येलोइश है, कुछ फंगल इन्फेक्शन है, अदरवाइज वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली हार्मोन चेंज की वजह से ही होता है। सो उसमें कुछ वरी करने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ एबनॉर्मल है उसमें, जैसे कि ईचिंग होना, पेन होना, येलोइश ब्राउनिश डिस्चार्ज आना, फाउल स्मेल आना, तो ही हमको ट्रीटमेंट लेना है उसका। थैंक यू सो मच मैम। एंड सेकंड क्वेश्चन है मैम मेरा ये, जैसे कि पीरियड्स आते हैं, जैसे किसी को नॉर्मली हम बोले 3 to 5 डेज आते हैं, बट ऐसे किसी को एक दिन आके चला जा रहा है, देन बीच में सेकंड डे नहीं आ रहा है, फिर थर्ड डे ऐसे आ रहा है, तो इसको हम क्या नहीं, बोल सकते हैं, वन मतलब टू हाँ। सेवन डेज, एक, एक से लेके 7 दिन में कभी भी आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके। किसी को पहले 3 दिन में आ जाता है पूरा, बाकी के दिन में स्पॉट स्पॉट रहता है। किसी को आगे 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है, स्पॉटिंग रहता है, फिर बाद में 3-4 दिन में। सो 1 से 7 दिन में अगर आपका रेगुलर साइकिल हो रहा है तो दैट इज कंसिडर एज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड अगर फर्स्ट डे ही आके चला जा रहा है और सेकंड डे में नहीं आ रहा है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। वन तो 2 डेज अगर नॉर्मली आ रहा है और 80 ml ब्लड लॉस इज कंसिडर नॉर्मल। 80 ml मतलब कितना, कि एक दिन में 2 पेड़ हम चेंज कर रहे हैं। ऐसे 2 दिन अच्छे से आ रहा है, पूरे 2 दिन में अगर 4 पेड़ उसने चेंज किए हैं, आप हिस्ट्री लो प्रॉपर उसका। कभी पेशेंट का क्या होता है कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कम आ रहा है कम आ रहा है, लेकिन हम जब पूछते हैं तब पता चलता है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल। लेकिन अगर वो भी नहीं है, एक दिन ही एक ही पेड़ यूज कर रहे हैं वो, तो देयर माइट बी सम इश्यूज। देन आपको उसका अल्ट्रासाउंड, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमारा कराना पड़ेगा फिर। सो उसको ओलिगोमेनोरिया कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके प्रिया जी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ऐसा, आपने बहुत ज्यादा वक्त, यानी मेरे एक्सपेक्टेशन से और आपकी प्लानिंग से भी बहुत ज्यादा टाइम आपने दिया है, और हम लोगों ने लिया है चुरा के। इज नाइस टू बी और ऑन द प्लेटफॉर्म, माय प्लेजर इफ आई कैन हेल्प एनीवन हियर। या कोई यूट्यूब पे कोई कमेंट कर रहा था मैम कि ये इनकी क्लिनिक है मेरे घर से बाजू में है, यूट्यूब पे मैं देख रहा था कमेंट, तो आपके कोई नियर बाई ही हमारे फॉलोअर है। तो बहुत अच्छा आपने सारे लोगों ने बताया, और मैं लाइफ लॉन्ग आप सब लोगों का आभारी रहूंगा, प्रेरणा जी का, राखी जी का, डॉक्टर विपिन का, कि आपने एक छोटे से मेरे एक ही छोटा इनविटेशन के अंदर आपने दिया, हम लोग को गाइड किया। और जो भी हमारे यूट्यूब के फॉलोअर है, जो भी हमारी कम्युनिटी है, वो सभी की ओर से मैं आप सब लोगों को बहुत दिल से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ। ये बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदलेगा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करेगा। और ये सारी चीजें लाइफ में कहीं ना कहीं किसी की इंस्पिरेशन से हुई है। तो शायद गॉड ने कभी सोचा होगा, आज का जो सेशन था हमारा, वो एक्चुअली
मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर मुझे लेना था, हमें हमारी कुछ पैनल को, लेकिन अचानक कल सुबह मेरे को नहाते टाइम पे अच्छे विचार आ जाते, तो आ गया कि चलो एक काम करते हैं, लोगों को थोड़ा डेप्थ में लेके जाते हैं, थोड़ा डीप डाइविंग करवाते हैं। सो ये ऊपर वाला करवाता है, ना मैंने कुछ किया है, लेकिन आप सब लोग आए, आप लोगों ने देर तक सुना, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद। सारे तीनों डॉक्टर और योगाचार्य सबका बहुत धन्यवाद। उसी तरह से दोस्तों मिलते रहेंगे हर मंगलवार को रात को और हर गुरुवार को रात को हम लाइव आते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको देते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ सीखा हूं तो मेरी माँ के पेट से निकल के नहीं सीखा, मैं बाहर से ही सीखा हूं। तो हम किसी को देते हैं तो वो देना चाहिए, देने से बहुत अच्छा हल्का महसूस होता है, आपको आपको ईगो नहीं आएगा। सो आपके पास जो भी है, जो भी दे सकते हो लोगों को दीजिया करिए, और जहां से भी आपको मिलता है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखो, आपकी हेल्थ भगवान ऐसे ही अच्छी कर देगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे इसी तरह से, थैंक यू वेरी मच।